कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नीड और अटेंशन यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिज्म या एनर्जी प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है। तो एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ज्यादा होता है, मैट्रिक्स का एरिया कम होता है। इनएक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कम होता है और मैट्रिक्स का एरिया ज्यादा होता है। मैं क्या बोल गया, क्या बोल गया, थोड़ा देखते हैं। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव है, उस कंडीशन में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एक्सपांड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव स्टेज में है, लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, उस कंडीशन में इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एक्सपांड होता है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव है उस समय इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये श्रिंक होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन श्रिंक होता है। क्रिस्टे दे आर प्रेजेंट नियर टू ईच अदर, क्रिस्टे एक दूसरे के पास में होते हैं और इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टे पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होते हैं दे आर आल्सो क्लोजली एसोसिएटेड। तो यहां पर दिस रिप्रेजेंटिंग इनएक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर क्रिस्टे दे आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम ईच अदर एज वेल एज ऑक्सीसोम्स भी दूर दूर प्रेजेंट है। और एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे एज वेल एज ऑक्सीसोम्स दे आर क्लोजली एसोसिएटेड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर या इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स भी पास पास में होते हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान ही तो देना है, वो भी कहां देना है पता चला, यहां देना है, ध्यान दीजिए तो सही। यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनएक्टिव या रेस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। इनएक्टिव या रेस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन इट इज एक्सपांडेड, इनर मेम्ब्रेन इट इज एक्सपांडेड। तो क्या मैं बोलूं, ये जो मैट्रिक्स का एरिया है ये लार्ज है, वेयर एज आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है वो थोड़ा कम, लेस है। तो यहां पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इट इज नैरो या लेस, ठीक है। वेयर एज मैट्रिक्स या इनर चैम्बर भी इसको बोलते हैं हम लोग, इनर एक्वस चैम्बर, मैट्रिक्स इट इज ब्रॉड या मोर, ठीक है। और सुनिएगा यहां पर क्रिस्टे एंड ऑक्सीसोम्स, क्रिस्टे एंड ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट अवे, ठीक है, जो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, दे आर जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्रेजेंट अवे फ्रॉम ईच अदर। एक क्रिस्टे दूसरे क्रिस्टे से, एक ऑक्सीसोम दूसरा ऑक्सीसोम से थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। नीड और अटेंशन, ये मैंने रिप्रेजेंट किया एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी की जरूरत ज्यादा है एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इनर मेम्ब्रेन, नीड और अटेंशन जल्दी से ध्यान दीजिएगा, यहां पर इनर मेम्ब्रेन इट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, इनर मेम्ब्रेन इट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। सो क्रिस्टे एंड ऑक्सीसोम्स, क्रिस्टे एंड ऑक्सीसोम्स आर क्लोजली एसोसिएटेड या दे आर क्लोजली प्रेजेंट, ठीक है। और यहां पर ये जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इट इज ब्रॉड। और ये जो मैट्रिक्स है नैरो है, मैट्रिक्स इट इज नैरो,
ठीक है। सो ऑक्सीसोम पास में रहेंगे, क्रिस्टे पास में रहेंगे, ऑक्सीसोम पास में रहेंगे तो प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा। ये फ्यूचर में जो है हम समझेंगे। जो है ईटीएस होता है, दो क्रिस्टे के बीच में, आई नीड योर अटेंशन, जो है कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूं, समझने का ट्राई करिएगा। दो क्रिस्टे के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, यूबीक्विनोन, ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जितना क्लोजली एसोसिएटेड होंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट बिटवीन टू ऑक्सीसोम, जितना क्लोजली एसोसिएटेड होंगे ऑक्सीसोम, उतना ही रैपिड प्रोसेस होगा। और जो है यहां पर दो ऑक्सीसोम के बीच में साइटोक्रोम बी, C1, साइटोक्रोम A3, दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, यूबीक्विनोन एक्सेट्रा। जो इनर मेम्ब्रेन या ऑक्सीसोम पर दो जो है टू ऑक्सीसोम के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर, पॉइंट समझ में रहा, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स जो है अगर दूर दूर होंगे तो स्लो प्रोसेस होगा। सो मैं बोल सकता हूं माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनएक्टिव या रेस्टिंग स्टेज में है। इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स ऑन द नेम ऑफ यूबीक्विनोन, साइटोक्रोम एक्सेट्रा पास में है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीसोम भी पास में है। तो एनर्जी प्रोडक्शन रैपिड फेज मोड में होगा। क्या मैं बोलूं, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? सो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड रेस्टिंग स्टेज और जो है एक्टिव स्टेज में क्या कंडीशन है। यहां पर जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो है जो है एक्सपांडेड इनर मेम्ब्रेन, श्रिंक्ड इनर मेम्ब्रेन, नैरो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ब्रॉड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ब्रॉड मैट्रिक्स और नैरो मैट्रिक्स। क्लोजली एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, the electron carrier molecules, they are far away from each other, and the electron carrier molecule as well as crystal as well as oxysome, they are closely associated। बात समझा कि नहीं? ये दो केस था, इनएक्टिव और एक्टिव स्टेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट। अब वाला पॉइंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया, सुनिए अटेंशन आपका खुद ब खुद आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल विद इन सेल टाइप का सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट विद इन यूकैरियोटिक सेल। क्या क्या बोल डाला, समझते हैं। अब तो ध्यान दोगे ना, ध्यान दीजिए। बात को थोड़ा आगे ले चलते हैं, थोड़ा आगे ले चलते हैं। आगे ले चलने के लिए माइंड को थोड़ा बहुत पीछे ले जाओ, थोड़ा बहुत पीछे ले जाओ। प्रोकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज को याद करो। प्रोकैरियोटिक सेल में जो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल किया था तो वहां पर बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में होता है प्रेजेंस ऑफ पोरिन। प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है न्यूक्लियोइड सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है 70S राइबोसोम और उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए। कुछ वैसा ही तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है ना, थोड़ा समझिएगा। ई है माइटोकॉन्ड्रिया, ई का है माइटोकॉन्ड्रिया, समझिएगा प्लीज, अच्छे से समझिएगा। ये है माइटोकॉन्ड्रिया और मैंने ये कंसीडर किया है, ये है बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया, ये मेसोजोम हो गया, ये जो है सेल मेम्ब्रेन हो गया, समझिएगा। सो ये यहाँ पर तो नाम दिया है मैट्रिक्स और ये यहाँ पर नाम दिया है मैंने साइटोप्लाज्म। सो यहां आई नीड योर अटेंशन, पोरिन्स का प्रेजेंस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस रिप्रेजेंट पोरिन प्रोटीन, लार्ज ट्रांसमेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन जिसके पास पोर होता है। और पोरिन का प्रेजेंस होता है सेल वॉल में भी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लैंग्वेज में पोरिन्स का प्रेजेंस होता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में।
यहां जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए रिच इन जी ट्रिपल बॉन्ड सी। प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए रिच इन जी ट्रिपल बॉन्ड सी। प्रोकैरियोटिक सेल दिस माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी होता है 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स। सेम स्टोरी तो यहां पर भी है, समझिएगा प्लीज। ये है सर्कुलर डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जी ट्रिपल बॉन्ड सी रिच होता है। इसको हम न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड डीएनए भी बोल सकते हैं। नीड योर अटेंशन, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है ये भी हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएट नहीं होता है। और यहां पर भी है न्यूक्लियोइड डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए। और मैं प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल में बोल चुका हूं, ये भी जी ट्रिपल बॉन्ड सी रिच होता है। ई यहां पर है 70S राइबोसोम, ई यहां पर भी है 70S राइबोसोम, यहां पर भी है 70S राइबोसोम। यहां पर भी है mRNA, rRNA, tRNA और यहां पर भी है mRNA, rRNA, tRNA। थोड़ा देखिए स्ट्रक्चरली सिमिलर तो दिख रहे हैं ना। ये मैंने बोला है माइटोकॉन्ड्रिया, ये यहां पर मैंने बोला है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। So both mitochondria and prokaryotic cell they are showing similarities। बात कुछ यही, थोड़ा एक स्टोरी के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूं, समझने का ट्राई करिएगा। एक स्टोरी मे भी राइट हो सकता है, मे भी समझने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इस स्टोरी का थोड़ा बहुत हाईलाइटिंग जो है एवोल्यूशन चैप्टर 12th में जूलॉजी में भी आएगा। ये कुछ बात है 4600 मिलियन ईयर एगो की, ये कुछ 4600 मिलियन ईयर एगो। सुना होगा आप लोगों ने बिग बैंग थियरी हुआ था जहां पर अर्थ ओरिजिनेट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ बॉल ऑफ फायर फ्रॉम द सन। सुना होगा इनिशियली अर्थ जो है हॉट था, धीरे धीरे जो है अर्थ कूल होता गया, कूल होता गया, कूल होता गया। बात समझिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आज के जमाने में मैं माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा हूं ना, ये एक्चुअली पुराने जमाने में इनिशियली ओरिजिन ऑफ अर्थ के समय में जब जो है अर्थ सुटेबल हुआ ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उस जमाने का फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया था। बात समझिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया इट वाज फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया इनिशियली, एरोबिक बैक्टीरिया। और बता तो सही मैं इसको बैक्टीरिया क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बैक्टीरिया आज के बैक्टीरिया से सिमिलरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो इनिशियली द माइटोकॉन्ड्रिया वाज फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। ये यहां वहां जहां तहां अर्थ पे भटक भटक के जो है ग्लूकोज ऑब्टेन कर रहा था डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, और रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा था, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी कंसिडर्ड एज एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेटरी मटेरियल ग्लूकोज को ब्रेक करके, थोड़ा समझिएगा, मैं कंसिडर कर रहा हूं ये एक यूकैरियोटिक सेल है। जस्ट समझने पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी में समझा रहा हूं। जिस समय माइटोकॉन्ड्रिया फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया के फॉर्म में यहां वहां जहां तहां कहां अर्थ पे जो है स्क्रॉल कर रहा था, उसी समय आया यूकैरियोटिक सेल। उसी समय मैं कंसीडर कर रहा हूं यूकैरियोटिक सेल असेंबली होके बना होगा, यूकैरियोटिक सेल ओरिजिनेट होगा। यूकैरियोटिक सेल के पास इनिशियली एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम नहीं था। यूकैरियोटिक सेल के पास इनिशियली एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम नहीं था। यूकैरियोटिक सेल को किसी ने बोला, अरे बाजू में एक जो है एरोबिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है, जिसको ग्लूकोज मिल जाता है तो वो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्यों ना यूकैरियोटिक सेल भाई साहब आप उसको इनवाइट करो, आपके साथ वो एसोसिएट हो सकता है।
यूकैरियोटिक सेल ने इस फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, पुराने जमाने वाला, अभी तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो पुराने जमाने वाला एरोबिक बैक्टीरिया था, जो यूकैरियोटिक भाई साहब ने इसको कॉल किया, तो जो है कॉल किया एरोबिक बैक्टीरिया को, यूकैरियोटिक भाई साहब ने बोला मुझे पता चला है अगर आपको ग्लूकोज मिल जाए तो आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हो। एरोबिक बैक्टीरिया ने बोला हाँ बात तो सही है, आपको सही जो है इंफॉर्मेशन मिला है। तो यूकैरियोटिक ने बोला मेरे पास एक डील है, मेरे पास एक खूबसूरत प्यारा सा डील है, आपका भी फायदा होगा मेरा भी फायदा होगा। यूकैरियोटिक दिस एरोबिक बैक्टीरिया, इनिशियली जो एरोबिक बैक्टीरिया था बोला जल्दी से बताओ क्या डील है। यूकैरियोटिक सेल ने बोला आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज आप यहां वहां अर्थ पे जो है अर्थ पे रोटेट करते, अर्थ पे जो आप यहां वहां भटक के ऑब्टेन कर रहे हो, मेरे साइटोप्लाज्म में तो भर भर के ग्लूकोज है, आइए मेरे अंदर एंट्री मारिए, मैं आपको जो है ग्लूकोज प्रोवाइड कर दूंगा, ग्लूकोज यूज करके आप अपना जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो है मुझे भी एनर्जी दे दीजिएगा, मेरे भी काम में आ जाएगा। सो एरोबिक बैक्टीरिया ने बोला डील तो अच्छा है, मुझे टोटल जो है -0 सेकेंड का टाइम दीजिए, मैं सोचता हूं, और बोला डील डन। ये जो फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया था ये इंटर कर गया, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया इंटर कर गया इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। और जब कोलिकर, अल्टमैन और सी बेंडा ने डिस्कवर किया यूकैरियोटिक सेल में इसको, तो उनको नहीं पता था कि अरे ये तो पुराने जमाने वाला एरोबिक बैक्टीरिया है, नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया, नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये जो स्टोरी था इस स्टोरी को हम एंडोसिम्बायोटिक थियरी बोलते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थियरी के अकॉर्डिंग एज माइटोकॉन्ड्रिया मच मोर रिजेंबलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सो अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थियरी द माइटोकॉन्ड्रिया इट वाज इनिशियली ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ, एट दैट टाइम द माइटोकॉन्ड्रिया वाज फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया एंड during course of evolution that free living aerobic bacteria symbiotically एसोसिएट हो गया विथ द यूकैरियोटिक सेल, और एक बार ये सिम्बायोटिकली एसोसिएट हुआ यूकैरियोटिक सेल के साथ, तो ये थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होता गया और परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया एरोबिक बैक्टीरिया इन द यूकैरियोटिक सेल। बाद में इसी एरोबिक बैक्टीरिया को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम पर 1886 में डिस्कवर किया गया। So this mitochondria it represent inside the eukaryotic cell symbiotically living aerobic bacteria। और कैसे एंडोसिम्बायोटिक थियरी साइंटिस्ट के दिमाग में क्यों आया कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलें, क्योंकि स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है ना, मेंशन करते हैं, बात समझ में आया, मेंशन करते हैं, ले चल रहा हूं बात को आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया have similarities in terms of presence of porins, circular double strand DNA, G triple bond C rich, 70S ribosome, and all kind of RNAs, mRNA, rRNA and tRNA. Thus, according to endosymbiotic theory, the mitochondria, it was initially an aerobic bacteria, free living aerobic bacteria. So, according to endosymbiotic theory, mitochondria was
free living, mitochondria was free living aerobic bacteria initially, and due course of evolution, this bacteria get symbiotically associated with eukaryotic cell and become permanent structure, permanent structure, ठीक है, ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट एंडोसिम्बायोटिक एरोबिक बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रेजेंट एंडोसिम्बायोटिक एरोबिक बैक्टीरिया। मेंशन करते हैं कुछ पॉइंट। सो मैंने क्या बोला यहां पर, मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया इट इज एंडोसिम्बायोटिक एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल विद इन सेल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, also called cell within cell type of cell organelle, ठीक है। it is called it represents mitochondria, it represents prokaryotic cell present within eukaryotic cell, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, खुद का आरएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सो माइटोकॉन्ड्रिया एज कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम एंड आरएनए, दस मच मोर ऑफ देयर ओन रिक्वायरमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया खुद सिंथेसाइज कर सकता है मच मोर ऑफ देयर ओन प्रोटीन एंड एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया बाय यूजिंग इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम एंड आरएनए खुद बना सकता है। फॉर सम प्रोटीन एंड एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया वो न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के डीएनए पर डिपेंड है, यूकैरियोटिक पर डिपेंड है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, हाफ सेल्फ कंट्रोल्ड सेल ऑर्गेनेल भी नाम देते हैं। मेंशन किया जाए प्लीज। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड, बात समझिएगा, ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल एज with the help of its own DNA, 70S ribosome and RNA, it is capable of synthesizing few of its own proteins and enzymes, and for rest of compounds it depends on मेन सेल, ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए।
इट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर डीएनए। अपने डीएनए को यूज करके कुछ ना कुछ प्रोटीन और एंजाइम खुद के लिए बना सकता है। रेस्ट ऑफ आधा काम तो खुद कर दे रहा है, आधे काम के लिए यूकैरियोटिक सेल पर डिपेंड है, इसलिए हमने इसको हाफ सेमी म्हणजे हाफ ऑटोनॉमस म्हणजे सेल्फ कंट्रोल्ड, सेमी ऑटोनॉमस हाफ सेल्फ कंट्रोल्ड सेल ऑर्गेनेल भी नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं पता चला? बहुत सारा काम खुद कर सकता है ना। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के पास डीएनए है, यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एटीएस राइबोसोम है और साइटोप्लाज्म में भी उसका राइबोसोम होता है। तो यूकैरियोटिक सेल अपना काम तो खुद कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन डीएनए excluding the main DNA, eukaryotic DNA. Mitochondria, though it is living inside the eukaryotic cell, it carries its own DNA, its own ribosome, its own RNA. खुद का कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना। ठीक है, पॉइंट समझा। एक पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन, माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, एक पॉइंट मेंशन कर रहे हैं यहां पर, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट या फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, बाय प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन in pre-existing mitochondria, during G2 phase of cell cycle। मैं आपको जो है जब सेल साइकिल में G1 S G2 फेज आएंगे, बातें करेंगे, तो वहां पर मैं इसको फिर से हाईलाइट करूंगा। नया माइटोकॉन्ड्रिया पुराने माइटोकॉन्ड्रिया में बाइनरी फिजन के थ्रू बनता है। बताइए प्लीज, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं?